हेलो बच्चों, कैसे हो सब। दिस अक्षय उपाध्याय, वेलकम बैक टू आवर चैनल साइंस मैडनेस। एंड आज हम लोग सेकंड लेक्चर करने जा रहे हैं इस ग्रेविटेशन सीरीज का, एंड दैट इज केप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। प्लैनेटरी मोशन ऑब्जर्वेशन हम लोगों ने लास्ट हिस्ट्री ऑफ ग्रेविटेशन में देखा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पे वो वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हो। अब जो केप्लर्स लॉ है प्लैनेटरी मोशन का, इसके बारे में अगर हम लोग डिस्कशन करें तो एक्चुअली ने केप्लर ने टाइको ब्राहे के कुछ नोट्स देखे एंड खुद के कुछ कैलकुलेशन के बाद उन्होंने कुछ प्लैनेटरी ऑब्जर्वेशन के लिए लॉज दे दिए। एंड वो ऑब्जर्वेशन वाले लॉज जो है आज हम लोग पढ़ते हैं एज केप्लर्स लॉ। तो लेट्स टॉक अबाउट केप्लर फर्स्ट। तो जोहानस केपलर के बारे में अगर हम लोग बात करें तो जोहानस केपलर वाज बोर्न इन 1571 एंड ही डाइड इन 1630। बट इस ड्यूरेशन के अंदर उन्होंने बहुत सारे प्लैनेटरी ऑब्जर्वेशन किए हैं। ओके, बहुत सारी चीजें मैथमेटिक्स में भी थी, बहुत सारी चीजें एस्ट्रोनॉमी में भी थी जिसमें उन्होंने किया। अब देखो, ये तीन लॉज उन्होंने दिए प्लैनेटरी मोशन बेस्ड पे। द फर्स्ट लॉ इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। सबसे पहला लॉ को कहते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। सेकेंड लॉ को कहते हैं लॉ ऑफ इक्वल एरियाज या फिर लॉ ऑफ एरियाज। एंड थर्ड वन इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ टाइम पीरियड या फिर लॉ ऑफ पीरियड्स। ये तीनों लॉज को कहते हैं केप्लर्स थ्री लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। एक एक करके अगर हम लोग डिस्कस करें तो लॉज का जो नाम है ना, उसी से आपको समझ में आ जाएगा लॉ में एक्चुअली उन्होंने डिफाइन क्या किया है। पहला लॉ कहता है लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। अगर आपको पता है, इससे पहले जितने भी ऑब्जर्वेशन हो रहे थे, भले वो हीलियोसेंट्रिक मॉडल हो, जियोसेंट्रिक मॉडल हो, सभी में कंसिडर किया जाता था कि आपका जो सन है वो सेंटर पर है। दैट मीन्स अगर मैं ऐसा ड्रॉ करूं, ये आपका ऑर्बिट है, यहां पे आपका सन को कंसिडर किया जाता था और इसके आसपास में डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट्स में आपके डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट्स घूमते हैं। तो बेसिकली यहां पे अगर है समझो, तो कोई एक प्लैनेट यहां पर होगा, कोई एक प्लैनेट यहां पर होगा, ऐसे। दैट मीन्स वो सर्कुलर ऑर्बिट्स में घूमते हैं। तो केपलर ने अपने ऑब्जर्वेशन के हिसाब से बोला कि नहीं, ये ऐसा तो नहीं है जैसा दिखाई दे रहा है यहां पर। तो उन्होंने बोला ये नहीं है, तो मतलब सन तो है और प्लैनेट्स भी है, ऑर्बिट भी है, बट ये जो ऑर्बिट है ये सर्कुलर नहीं है। इन्होंने क्या कहा, केपलर्स फर्स्ट लॉ स्टेट करता है कि लॉ ऑफ ऑर्बिट में कि ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन इलिप्स विद सन एट वन फोकाई। सर इसका मतलब क्या? ये तो इलिप्स पहली बार सुन रहे हैं सर हम लोग। ये इलिप्स वाला वर्ड तो हमने कभी सुना ही नहीं। इलिप्स के बारे में बता दो सर। तो चलो हम लोग डिफरेंस देखते हैं पहले। तो ये इलिप्स और सर्कल में डिफरेंस क्या होता है? अगर समझो मैं डायग्राम बना दूं ऐसा, तो ये मेरा सर्कुलर डायग्राम है, राइट है। अगर इसे आप अच्छे से देखो तो अगर ये मेरा सेंटर है, दिस इज माई सेंटर, अगर मैं यहां से कंसिडर कर रहा हूं और यहां से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करूं, ओके, जिसे हम रेडियस भी कहते हैं, तो दिस विल बी माई रेडियस, है ना। अब इससे समझो पॉइंट ओ से मैं ए तक अगर खींच रहा हूं तो भी वो रेडियस है। समझो यहां से मैं कोई और लाइन खींच दूं कहीं और पर, लेट से यहां से बी पॉइंट तक लेके जाते हैं हम लोग। अब यहां पर भी अगर आप मेजर करोगे तो ओ टू बी भी जो होगा वो आर होगा। अब रेडियस इस पूरे सर्कल में हर जगह पे सेम होता है। बट अगर हम लोग एलिप्टिकल चीजों के बारे में बात करें तो एलिप्टिकल बेसिकली क्या है कि पचका हुआ सर्कल। मतलब सर नहीं समझा, चलो समझाते हैं। तो अगर मैं इसे हटा दूं यहां से, ओके, विल जस्ट रब इट, निकाल देते हैं और एक सर्कल फिर से बनाने की कोशिश करते हैं। अब इस सर्कल को मैंने बनाया ऐसे गोल। अब मैं इसे पचका देता हूं थोड़ा सा, दैट मीन्स ऐसे कर देता हूं, तो ये हल्का सा ओवल सा शेप आपको दिखाई देगा। देखो अगर यहां से मैं मेजर करूं, यहां से और यहां से, दोनों के रेडियस अगर बनाने की कोशिश करूं सेंटर से, तो इट वोंट बी पॉसिबल फॉर मी टू ड्रॉ द रेडियस, क्योंकि रेडियस होगा ही नहीं ना यहां पर। तो बच्चों ये एलिप्टिकल बन जाता है। अब जब भी एलिप्टिकल बनता है तो इसका एक सिंगल सेंटर तो बना नहीं सकते, तो इसमें दो डिफरेंट फोकाइज बनाए जाते हैं। सर क्या? फोकाई एफ वन, लेट से F2, दो डिफरेंट फोकाइज हैं। सर ये फोकाइज का मतलब क्या है ना, ये डाउट होगा। तो देखो अगर एलिप्टिकल है तो ये फोकाइज कैसे जगह पे, कौन से जगह पे इसके पॉइंट लेना पड़ेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल इसे ऐसा चूज करना पड़ता है कि मतलब अगर फोकाइज से आप दो लाइन ड्रॉ कर दो, लेट से यहां से मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया F1 से लेके लेट से A तक, ओके, लेट अस कंसीडर ये पॉइंट जो है दिस इज A तक। और अगर मैं F1 से ही, ओके, अगर मैं F1 से सॉरी A से ही F2 तक एक लाइन ड्रॉ करूं, तो F1 से लेके A तक का जो भी डिस्टेंस होगा, जो भी डिस्टेंस, लेट से अगर मैं उसे लेंथ 1 कहता हूं और A से लेके F2 का जो डिस्टेंस है उसे मैं लेंथ 2 कहता हूं, तो इसका जो एडिशन होगा, समेशन एक्चुअली जो होगा, दैट शुड बी कांस्टेंट। कांस्टेंट ऐसा पॉइंट चूज होना चाहिए। मतलब अच्छा सर यही दो लाइन के लिए, कहीं पे भी कोई भी दो लाइन आप चूज कर सकते हो। और लेके देखते हैं, मतलब अगर समझो यहां से अगर मैं चूज करूं, यहां से लेट से ये पॉइंट,
यहां से ये पॉइंट, कोई भी जगह पर, राइट है, या फिर मैं यहां से ये पॉइंट चूज कर लूं यहां पर, और F2 से यहां पे एक पॉइंट चूज कर लूं। मतलब कहीं पे भी अगर मैं देखूं तो उनका जो L1 L2 आप निकालोगे दैट वुड बी ऑलवेज ऑलवेज कांस्टेंट। मतलब समझो इसके लिए L1 L2 में कलर चेंज कर करके L1 L2 लिख रहा हूं, ठीक है, तो L1 प्लस L2 इसके लिए भी क्या होगा, समेशन कांस्टेंट होगा। लेंथ बड़ा या छोटा, एक का बढ़ेगा तो दूसरे का छोटा हो जाएगा, और इसके लिए भी करोगे तो सेम हो जाएगा L1 एंड L2 के लिए। तो L1 प्लस L2 वुड बी कांस्टेंट। अगर आपको एलिप्स को लोकेट करना, समझना है एलिप्स को, तो आपको सब इतना देखना है कि वो A1 या फिर बोल सकते हैं कि F1 और F2 से जो डिस्टेंस लिया जा रहा है, क्या वो उनका लेंथ का समेशन कांस्टेंट आ रहा है, तो उसे हम कहते हैं एक एलिप्टिकल ऑर्बिट। तो यहां पे हम लोगों ने एलिप्स बना लिया है। अब मैंने आपको एलिप्स की एक प्रॉपर्टी भी बता दी जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन सा एलिप्स है कौन सा नहीं है। ओके, सो दिस इज एलिप्स, और जिसमें ये जो F1 एंड F2 है, दीज आर कॉल्ड एज फोकाइज। ये फोकाई A एंड B ले सकते हो आप लोग, या फिर आप फोकाई को F1 एंड F2 कह सकते हो, F2 कह सकते हो, तो F1 एंड F2, और एल्स आप बोल सकते हो A एंड B। अब यहां पे आपको समझ में आ गया, मतलब इसमें जो R होगा, जो रेडियस होगा, वो कांस्टेंट नहीं होगा, राइट है। तो एलिप्टिकल ऑर्बिट्स में R कांस्टेंट नहीं होता, तो आपको हमेशा एवरेज लेना होता है। अब केपलर ने क्या कहा कि ये जो एलिप्टिकल ऑर्बिट है, ये जो इलिप्स है, ये एक्चुअली में ऑर्बिट है उस प्लैनेट का अराउंड द सन। और सन को कहां रखें, सेंटर पे रखा जाता था पहले, तो है ना, हीलियोसेंट्रिक मॉडल क्या बोलता था, सेंटर पर सन और उसके आसपास में चीजें घूमेगी, बट यहां पे तो सेंटर ही नहीं है। अब क्या करें सर, तो यहां पर आपको F1 या F2 में से कोई भी एक फोकस चूज करके वहां पे सन रख देना है एट एनी वन फोकाई। अब डेफिनेशन देखते हैं एक बार फिर से। यहां पे लिखा है केपलर ने कि केपलर के फर्स्ट लॉ स्टेट क्या करता है, इट स्टेट्स दैट कि जब भी आप कोई ऑर्बिट ले रहे हो, ओके, प्लैनेट का अराउंड द सन, इट विल बी एन इलिप्स। तो ये एलिप्टिकल होगा, राइट है, ये इलिप्स होगा, एलिप्टिकल है, यस सर एलिप्टिकल है, विथ सन एट एनी वन फोकाई। ओके, याद रखना है एनी वन फोकाई। तो यहां पे समझो अभी सन को कहां पे ले लिया गया है, ये सन है हमारा, लेट्स से सन को लिया इस वाले फोकाई पर। किस वाले फोकाई पे सर, इस वाले फोकाई पे, F1 पर। आप लोग चाहो तो यहां पर भी ले सकते हो, नो इश्यूज। और यहां पे जो है ये आपका प्लैनेट है P। तो लेट्स से ये जो आपका पॉइंट आ जा रहा है, ये प्लैनेट है आपका, प्लैनेट मैं P लिख देता हूं, उसे प्लैनेट P, ठीक है। एनी प्लैनेट, आप अर्थ ले लो या कोई और भी प्लैनेट लोगे तो चलेगा। तो मतलब ये इसके आसपास में घूमे, एक बार वो सन से नजदीक आएगा, एक बार वो सन से दूर जाएगा। सर इसका एक एनिमेशन देख लिया जाए, मतलब इसको समझने के लिए क्या हम लोग एनिमेशन देख सकते हैं सर, क्यों नहीं, जरूर देख सकते हैं, और मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। अब इस वाले डायग्राम को अगर देखो, यहां पर एक प्लैनेट है, अगर आप देखो यहां पे एक प्लैनेट है, और फोकस पर दो फोकस है, उसमें से एक फोकस पर क्या रख दिया गया, सन को रख दिया गया। लेट्स सी इसका मूवमेंट कैसे होगा। अगर आप देखो यहां पे ये प्लैनेट इज मूविंग नाउ, राइट है, प्लैनेट घूम रहा है एलिप्टिकल ऑर्बिट में, एक बार वो सन से नजदीक जा रहा है और एक बार सन से वो दूर जा रहा है। अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करो इस वाले केस में, जब वो सन से नजदीक आ रहा है वो फास्ट मूव कर रहा है, जब वो सन से दूर जा रहा है तो वो स्लो हो जा रहा है, देखो फास्ट होगा, देखो फास्ट हुआ। तो मतलब इस वाले पॉइंट पर अगर आप देखो तो इस वाले पॉइंट पर वो बहुत ज्यादा फास्ट हो जा रहा है। आई विल जस्ट राइट इट, इस वाले पॉइंट पर अगर आप देखो, सॉरी, इस वाले पॉइंट पर अगर आप देखो तो वो फास्ट हो जा रहा है, राइट है, यहां पर वो फास्ट हो जा रहा है। और अगर आप देखो दूसरे वाले पॉइंट पर, इस पर, तो वो स्लो हो जा रहा है। अगर ये दोनों ही केसेस अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो अच्छे से, तो आपको समझ में आता होगा कि यहां पे ये एलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव कर रहा है, जब वो दूर जा रहा है स्लो हो रहा है, जब वो पास आ रहा है वो फास्ट हो जा रहा है। अब हमें समझ में आ गया कि केपलर्स फर्स्ट लॉ क्या है, जिसकी वजह से आप लोगों को समझ में आ गया कि अब ये जो डायग्राम बना हुआ है, इसमें जो आपका सन है वो एक फोकाई पे रखा गया है यहां पर, और इसके आसपास में ऑर्बिट होने वाला है आपका प्लैनेट। अब इस वाले डायग्राम को समझना थोड़ा सा अलग हो रहा है सर, ये समझ में नहीं आ रहा है डायग्राम कैसा है, ये कलर क्यों मारा गया है यहाँ पे, सो ऑन। तो इसको समझने के लिए पहले समझते हैं केपलर के सेकंड लॉ को कहते क्या है। अब सेकंड लॉ को, केपलर के सेकंड लॉ को बहुत सिंपल वे में कहते हैं लॉ ऑफ एरियाज, लॉ ऑफ एरियाज, या फिर आप इक्वल एरियाज कह दो, इक्वल एरियाज कह दो, लॉ ऑफ एरिया बेसिकली। अब ये क्या स्टेट करता है, लेट्स से यहां पर अगर आपका सन है, दिस वन इज योर सन, और समझो यहां पर इस पॉइंट पर मैं कंसीडर करता हूं ये मेरा प्लैनेट पी का पोजीशन ए है, एंड मैं कंसीडर कर रहा हूं कि यहां से जब वो स्टार्ट हुआ, मैं 1 मंथ के बाद देख रहा हूं, मतलब मेरा जो टाइम ड्यूरेशन है दैट इज 1 मंथ, उसके बाद मैं देख रहा हूं कि पॉइंट बी तक पहुंच चुका है आपका व्हाट वी से प्लैनेट। तो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचा आपका प्लैनेट इन ड्यूरेशन टी इज इक्वल्स टू 1 मंथ।
अब यही ड्यूरेशन हम लोग देखते हैं और जब हमारा प्लैनेट नजदीक आ जाएगा तब। तो अब यहां पे अगर आप देखो तो प्लैनेट समझो यहां पे पहुंचा है पॉइंट सी पर, और पॉइंट सी से वो ट्रैवल करता हुआ पहुंच रहा है पॉइंट डी तक, और हम लोग ने क्या किया है, ड्यूरेशन सेम दिया है 1 मंथ। अगर आप देखो यहां पे ऐसा लग रहा है मैंने कि उसने डिस्टेंस बहुत कम ट्रैवल किया है ना, ऑर्बिट करते समय, लेकिन यहां पे अगर देखो तो डिस्टेंस ज्यादा ट्रैवल किया ऐसा दिख रहा है। अब यही केपलर ने अपने लॉ से प्रूव किया और बताया उन्होंने, ओके। इसका अभी यहाँ पे जो है आप लोग समझ रहे हैं बेसिक लेवल पर, ये चीज समझ लो, इसका डेरिवेशन भी है फिजिक्स में, बट वी आर जस्ट कंसिडरिंग अबाउट द कॉन्सेप्ट्स नाउ। यहाँ पर ये जो सन है, यहां से अगर आप एक लाइन ज्वाइन कर लो, आपने क्या किया, एक लाइन समझो बना लिया यहां से, और वो जो लाइन है वो सन से लेके इस प्लैनेट तक जा रही है। तो यहां से एक लाइन मैंने ले लिया, यहां से लेके यहां तक। अब ये जो लाइन ज्वाइन कर रहा है सन से लेके आपके प्लैनेट तक, वो अगर आप देखो यहां से यहां तक का इस केस में, और यहां से यहां तक का, तो द लाइन ज्वाइनिंग प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स आउट, इसका मतलब है कवर करता है इक्वल डिस्टेंस। मतलब यहां से अगर यहां तक जाने के लिए उसे टाइम लगा है टी, तो वो यहां से लेके यहां तक, मतलब सी से डी जाने के लिए भी वो जितना एरिया कवर कर रहा है दैट वुड बी इक्वल। इसके डेफिनेशन को एक बार देख लेते हैं। ओके, द लाइन ज्वाइनिंग प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ओके, मतलब क्या है कि जितना भी एरिया है, लेट्स से यहां पे हम लोग ने दो एरिया लिया था A1 एंड A2। यहां पे ये जो एरिया है दैट इज A2, दिस इज एरिया A1। अब ये जो A1 एंड A2 है दे विल स्वीप आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। A1 एंड A2 का एरिया इक्वल रहेगा अगर टाइम इक्वल है तो, और हम लोगों ने स्टार्टिंग में कह दिया था राइट, टाइम तो इक्वल है। क्यों सर इक्वल है टाइम? क्योंकि टाइम वॉज 1 मंथ, 1 मंथ का ड्यूरेशन लिया था जब A2 B ट्रैवल कर रहा था, एज वेल एज 1 मंथ का ही ड्यूरेशन लिया था जब वो C से D ट्रैवल कर रहा था। मतलब ये जो भी एरियाज कवर्ड है यहां पर, अगर उसे हम लोग हाईलाइट कर दें, ये जो एरिया कवर्ड है दैट वुड बी इक्वल टू दिस एरिया कवर्ड अंडर CD वाला पार्ट। सो दिस इज इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब आप इसके डेफिनेशन को थोड़ा ध्यान से देखो अगर, तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज्यादा क्लियर हो जाता है इसको लेके। राइट है, क्या स्टेट करता है केपलर सेकंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, आल्सो नोन एज लॉज ऑफ एरिया, स्टेट्स दैट द लाइन जॉइनिंग प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स आउट और कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, और जिस भी ऑर्बिट पर ट्रैवल करता है। अब अगर इसको समझना है हम लोग एक एनिमेशन से समझ सकते हैं बहुत ईजीएस्ट वे में। तो चलो इसका भी एक एनिमेशन देख लेते हैं कि एक्चुअल में कैसे मूव करता है आपका प्लैनेट अराउंड द सन और कैसे एरियाज को कवर करता है। अब आपके सामने जो ये इमेज है इसमें अगर आप देखो तो ना, जहां पे दूर है वहां का एरिया आपको छोटा दिख रहा है एक्चुअली में, और जहां पे प्लैनेट नजदीक घूमने वाला है सन से, मतलब जिस फोकस के नजदीक है, वहां पे आपको देखने मिल रहा है कि ये बहुत ज्यादा एरिया कवर कर रहा है। बट एक्चुअली में डिस्टेंसेस को अगर आप देखो तो इक्वल एरियाज ही ये कवर करता है। इसका एक सिमुलेशन आप देख लीजिए, इससे आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखो हर एक क्वाड्रेंट में अगर आप यहां पे देखो, यहां पे देखो, यहां पे थोड़ा फास्ट मूव कर रहा है, यहां पे थोड़ा स्लो मूव कर रहा है। ये मैंने पहले भी बताया था, दूर होगा तो स्लो मूव करता हुआ दिखाई देगा बिकॉज वो बहुत दूर है। समझो ये मैं अगर पॉइंट बोल देता हूं, ये A है और दिस इज B और ये C एंड दिस इज D, तो इनका एरियाज, दिस एरियाज वुड बी इक्वल, इनके एरियाज जो होंगे वो इक्वल हो जाएंगे। अब सिमिलरली कोई भी पॉइंट ले सकते हो, PQ ले सकते हो, यहां वाला रीजन आप ले सकते हो, इस वाले रीजन के साथ कर सकते हो, कोई भी इशू नहीं। किसी भी एरिया में अगर आप देख लो, अगर ड्यूरेशन सेम रखा गया, तो हम लोग ने जो पॉइंटिंग की है ये सेम टाइम ड्यूरेशन पे किया गया है, तो वो इक्वल ही आएगा। तो ये वाला आपका पार्ट हो जाता है सेकंड पार्ट, और इसमें आपका प्रूव हो जाता है कि ये जो न्यूटन सॉरी केपलर्स का जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है वो क्या स्टेट करता है। अब सेम चीज पे डेफिनेशन पे आ गए हम लोग। आप सेम चीज चाहो तो थर्ड सिमुलेशन से भी समझ सकते हो। इसी में एक और सिमुलेशन है जिसको आप देख के समझ सकते हो कि अगर मैं टाइम के हिसाब से चेंज करता चलूं, अगर मैं टाइम के हिसाब से चेंज करता चलूं हर एक क्वाड्रेंट को, तो वो कैसा दिखाई देगा। अगर उसे आपको देखना है तो आप लोग यहां से देख सकते हो। ओके, अब इसमें मैं क्या कर रहा हूं, टाइम क्वाड्रेंट्स चेंज कर रहा हूं बार बार, मतलब टाइम फिक्स कर दिया है और कलर्स चेंज करेंगे हम लोग इसमें। अब यहां पे अगर आप देखो, जैसे जैसे दूर जा रहा है वो प्लैनेट, धीरे 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 देखो एरिया ऐसा लग रहा है कम हो रहा है बट लेंथ बढ़ चुका है। तो यहां पे कुछ भी केसेस आप ले लो, कोई भी केसेस ले लो, उसका जो एरिया होगा वो इक्वल ही होगा। तो आई होप ये सेकंड लॉ का जो एनिमेशन है ये भी आपको समझ में आ गया है। अब समझते हैं थर्ड लॉ, केपलर्स थर्ड लॉ प्लैनेटरी मोशन। अब केपलर्स थर्ड लॉ समझने के लिए बहुत ही सिंपल सी चीज है, बिकॉज वो डेफिनेशन बेस्ड है
इसमें भी सेम चीज है बच्चों, द लॉ ऑफ पीरियड इसे कहते हैं, बिकॉज ये टाइम पीरियड पे बेस्ड है। तो टी स्टैंड्स फॉर योर टाइम पीरियड बच्चों, ये जो टी है आपका, इट स्टैंड्स फॉर योर टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। मतलब जो भी आपका प्लैनेट मूव करेगा वो टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन टी लेगा, राइट है। एंड आर जो यहां पे लिखा गया है, दैट आर इज द मीन और एवरेज डिस्टेंस। देखो अभी यहां पे मैंने बोला था आप सबको रेडियस नहीं होगा, तो बहुत बच्चे इसे रेडियस बोलते हैं, रेडियस नहीं है, दिस इज द मीन डिस्टेंस, कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम, तो एक एवरेज अगर वैल्यू निकाल दिया जाए तो उसे हम आर कहेंगे। तो दिस आर and this what we say t has some relation। इन्होंने क्या कहा कि the square of the time period of revolution of this planet around the sun is directly proportional to the cube of the distance between them, cube of the mean distance between them। मतलब जो t का क्यूब है, t का स्क्वायर है, that is directly proportional to the cube of the distance between them। अगर आप इसी को थोड़ा इजीएस्ट वे में डिराइव करो, ओके, तो आप ऐसा भी कह सकते हो ना कि टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इज इक्वल्स टू सम सॉर्ट ऑफ कांस्टेंट। हमें पता है राइट, जब भी आपको प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाना, आपको कोई ना कोई प्रोपोर्शनलिटी के साइन की जगह पे कांस्टेंट यूज करना पड़ेगा। सो दिस इज द कांस्टेंट। तो मतलब टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब जो है ये ऑलवेज कांस्टेंट रहने वाला है जब भी प्लैनेट मूव करता है अराउंड द सन। और ये अगर आप पूछोगे सर ये क्यूब और टी स्क्वायर कैसा है, ये मैथमेटिकल वे से है, बट टी और आर में रिलेशन ऐसा क्यों है, बिकॉज देखो जितना आर लंबा रहेगा टाइम पीरियड ज्यादा लगेगा, है ना। अगर इस डायग्राम में देखो आप, तो हम लोग कंसीडर करते हैं कि समझो यहाँ पे सन है हमारा, ओके, और इससे प्लैनेट्स दूर दूर जा रहे हैं। तो मैं अगर समझो नंबरिंग कर दूं इन प्लैनेट्स का, लेट्स से ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड नंबर है, ये थर्ड नंबर, फोर्थ एंड फिफ्थ नंबर। अगर आप अच्छे से देखो तो ना सबके ऑर्बिट्स धीरे 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 इंक्रीजिंग दिख रहे हैं। अगर आप सेंटर सर्कल से दूर जाओ, मतलब सन से दूर जाओ, तो आपको ऐसा लग रहा है कि इसका जो ऑर्बिट है वो दूर दूर जा रहा है। दैट मीन्स इधर जो मीन डिस्टेंस है वो बढ़ रहा है। मीन डिस्टेंस बढ़ेगा तो आपका जो टाइम है वो भी ज्यादा लगना चाहिए। तो सर क्या ये भी हम लोग एनिमेशन से देख सकते हैं, क्या ये भी हम लोग समझ सकते हैं एनिमेशन से? यस, आप लोग सही समझ रहे हो। यस, ये एनिमेशन से समझना पॉसिबल है और बहुत ईजी है। तो लेट्स गेट टू द एनिमेशन अगेन। इसे चालू करते हैं, इसे प्ले करके देखते हैं कि ये एक्चुअली में कैसा दिखेगा। तो यहां पे हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया इसे, राइट। अब इस वाले केस में अगर आप देखो तो प्लैनेट्स, अगर आप नजदीक वाले देखो यहां पे, तो दे आर मूविंग वेरी फास्ट, है ना। और ये जैसे जैसे दूर दूर वाले देखो उतना ज्यादा स्लो। अभी तक ये कितने बार घूम चुका और ये अभी तक स्टिल एक रेवोल्यूशन कंप्लीट कर रहा है। तो इसका टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ज्यादा है, इसका टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन कम है। क्यों? क्योंकि आर जो है वो इसका कम है, इसका ज्यादा है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है यहां पे आर। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया है थर्ड लॉ कैसे आया है। यस, रिलेशन जो है आर क्यूब और लेट्स से दिस टी स्क्वायर का जो स्क्वायरिंग और क्यूब है वो मैथमेटिकल वे से आया, बट एक कॉन्सेप्चुअल लॉजिक आपको समझ में आ गया है कि टी और आर कैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो दीज वेर द 3 लॉज गिवन बाय केपलर। बहुत इजीएस्ट वे में हम लोगों ने इसे कवर किया है। मैं जस्ट चाहता हूं कि आप लोग इसके नोट्स बना लो और जो भी अगर आपको नहीं समझा कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। आई ट्राई टू आंसर दैट। ओके, थैंक यू।